हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम लोग प्लेन मिरर की भी प्रॉपर्टीज, वो क्या कैसी इमेज फॉर्म करता है उसको भी देखेंगे। सो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो टू स्टार्ट विद, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं हम एज द फिनोमिनन ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium on striking the interface of two medium। ठीक है, तो लाइट का वापस से मीडियम में आ जाना कब? जब वो इंटरफेस को स्ट्राइक करेगी दो मीडियम के। मतलब इंटरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जहां पे दो मीडियम अलग अलग हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मान लो मैंने ये एक इंटरफेस ड्रॉ करा। ठीक है, तो एक ऊपर एक मीडियम है, यू में कॉल इट एज मीडियम वन, और नीचे एक मीडियम है, मीडियम टू। सो लाइट जब मीडियम वन से मीडियम टू में जाना चाहेगी या जाएगी, तो जो सरफेस है, जो ये इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है, यहाँ पे क्या होगा? ये वापस से मीडियम वन में चली जाएगी, और इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो कुछ इस तरीके से होगा। सो ये लाइट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो इस फिनोमिनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का वापस से उसी मीडियम में चले जाना। तो इसको एक्चुअल में वन से टू की तरफ जा रही थी ये, बट रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ? ये वापस से फर्स्ट मीडियम में आ गई, वन मीडियम में आ गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज जरा डिफाइन कर लेते हैं। जैसे इसको बोलते हैं, जो लाइट रे आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और हम, अगर ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये वाला, यहां से अगर मैं सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ये सरफेस का नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और ये क्या हुआ? नॉर्मल हुआ इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। सरफेस का नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सरफेस है, सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया सरफेस का नॉर्मल। ठीक है, तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब दो एंगल थोड़े से क्रूशल होते हैं। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको डिफाइन करते हैं एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, उसी तरीके से एंगल आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये होता है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। सो अगर हम डायग्राम में दिखाएंगे, तो ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। और ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास दो लॉ हैं जो कि आपको बेसिकली बताते हैं कि अगर मुझे एक गिवन सरफेस के लिए एक इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पता हो, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो किस तरफ जाएगी,
इसको बताने के लिए हमारे पास दो लॉज होते हैं जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द reflected ray all lie in the same plane, all lie in the same plane. तो चाहे इंसिडेंट रे हो, नॉर्मल हो और जो रिफ्लेक्टेड रे हो, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे. ठीक है, मतलब कोई भी उस प्लेन से बाहर नहीं हो सकता. ठीक है. अब प्लेन में लाई करने का मतलब क्या होता है? जैसे आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आपके पास तीन पेन है. ठीक है, जिसमें से एक पेन तो रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट रे को, एक पेन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल को, और एक पेन रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे को. और आपने दोनों पेन को, उनमें से दो पेन को बोर्ड के ऊपर रख दिया या टेबल के ऊपर रख दिया. मान लेते हैं टेबल के ऊपर ही आपने उनको प्लेस कर दिया, है ना. आपने एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर दोनों पेन को प्लेस कर दिया. तो जो तीसरा पेन होगा ना, वो भी उसी टेबल पे लाई करेगा, वो उससे ऊपर या नीचे नहीं हो सकता. आप समझ रहे हैं? तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में होने का मतलब है, अगर दो पेन टेबल के ऊपर रखे हैं, मतलब अगर दोनों प्लेन टेबल के ऊपर रखने का मतलब है, अगर इंसिडेंट रे और कोई भी दो रे एक प्लेन में है. खैर एक्चुअल में दो रे तो एक ही प्लेन में होंगी, पर जो तीसरी रे होगी ना, वो भी उसी प्लेन में होगी जिसमें वो बाकी की दोनों है. ठीक है, जिसमें वो बाकी की दोनों है. अब प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश करी ना, प्लेन का मतलब क्या होता है कि एक ही सरफेस के अंदर है, कोई भी उस सरफेस के बाहर नहीं है. तीनों के तीनों क्या है? एक ही सरफेस के ऊपर है. तो अगर मैं मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसे तीन पेन से अगर मैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूँ, और अगर मान लो कोई भी दो पेन, जैसे मान लो ये नॉर्मल का हो गया, इंसिडेंट रे का हो गया, ये जिस मान लो आपने बोर्ड के ऊपर रख दिया, टेबल के ऊपर रख दिया, या बोर्ड के ऊपर प्लेस कर दिया आपने, तो तीसरा पेन भी उसी टेबल पे उसी बोर्ड पे ही होगा. ठीक है, उससे सर प्लेन से बाहर नहीं हो सकता. ठीक है, इट शोज. ठीक है, तो तीनों के तीनों जो होंगे वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे. ये बहुत क्रूशियल है, ये वाला फर्स्ट वाला जो लो है, बट बच्चे जनरली इसको क्या करते हैं? अंडर एस्टिमेट करते हैं. ठीक है, बट ये एक्चुअल में क्या बताता है? ये एक्चुअल डायरेक्शन ये भी डिफाइन करता है. खाली अगर ना सेकंड लॉ जो भी हम देखेंगे कि दोनों एंगल इक्वल होते हैं, उससे आप प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं निकाल सकते. उसके अकॉर्डिंग तो बहुत सारी डायरेक्शन पॉसिबल होंगी, बट डायरेक्शन को पूरी तरीके से जो डिफाइन करता है वो दोनों मिलके करते हैं, फर्स्ट लॉ भी और सेकंड लॉ भी. ये तो देखो प्लेन को फिक्स कर देता है कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, तो उसका इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे अगर हमने हमें पता है, तो रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन फिक्स हो गया कि वो उसी प्लेन में लाई करेगा. अब उस प्लेन में भी कहाँ लाई करेगा, उसको सेकंड लॉ बताता है. सो सेकंड लॉ सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई और एंगल आर जो है वो क्या होगा? इक्वल होगा. तो तीनों के तीनों एक तो एक प्लेन में लाई करेंगे, एंड सेकेंडली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा. तो ये हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं. एंगल आई एंगल आर हमने लास्ट स्लाइड में ये देखे थे ना, कि ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया, तो दोनों एंगल इक्वल है, और बाकी ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं. ओके, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं. ओके, सो ये हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है. ठीक है. अब एक और चीज जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है, वो ये है दैट दे आर ओबेड, द लॉज आर ओबेड, द लॉज आर ओबेड इन एनी केस ऑफ रिफ्लेक्शन. चाहे कैसा ही रिफ्लेक्शन का केस हो, कैसा ही रिफ्लेक्शन का केस हो, नो मैटर व्हाट, जो दोनों लॉज हैं ये हमेशा क्या होंगे? अप्लाई करेंगे, हमेशा होल्ड करेंगे. कभी भी इनका वायलेशन नहीं होगा. अभी मैं जल्दी से आपको एक छोटा सा एक केस बताता हूँ. जैसे एक रिफ्लेक्शन में दो तरीके का भी पड़ता है, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर. जैसे मान लो ये मेरे पास एक तो ये प्लेन सरफेस हो गया, फ्लैट बिल्कुल, और
सेकंड मान लेते हैं कि मेरे पास एक कर्व सरफेस हो गया कुछ इस तरीके का। ठीक है। और दोनों के ऊपर कुछ ये इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल बी में का है। तो जैसे कि दूसरा कलर को यूज कर लेते हैं। सो दोनों केस में हमारे पास एक पैरेलल बीम आगे इंसिडेंट कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है। एक इस सरफेस पे आया है और एक ऐसे पैरेलल बीम यहाँ पे आके इंसिडेंट कर रहा है। ओके। तो ये दोनों केस में पैरेलल बीम आके इंसिडेंट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो बीम पैरेलल आया है वो पैरेलली रिफ्लेक्ट आउट हो जाएगा। ये पैरेलल आया था और पैरेलली क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसे यहाँ पे ये बीम जो पैरेलल आया था, ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहेगा, ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। देखो जो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो रेस थी, ये जो रिफ्लेक्टेड रेस थी, ये आपस में क्या है, पैरेलल है ना। इंसिडेंट रे भी पैरेलल, इंसिडेंट रे तो खैर पैरेलल है इन दोनों केस में, बट इसमें रिफ्लेक्टेड रेस भी पैरेलल है। इसमें इंसिडेंट रे तो पैरेलल है ही, बट रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है। ये तीन रिफ्लेक्टेड रे मैंने ड्रॉ करी, ये पैरेलल है। सो इसको, इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं इररेगुलर। जो कि क्या होगा, ये तो फ्लैट सरफेस से होता है और ये कर्व सरफेस की वजह से होता है। अब एक चीज जो यहाँ पे नोट करने वाली है, अगर आप इसको डायग्राम को देखोगे तो आपको शायद ये लग सकता है कि फर्स्ट केस में जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस है, इसमें तो दोनों के दोनों लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो होल्ड कर रहे हैं। बट सेकंड केस में ऐसा दिख नहीं रहा कि लॉ होल्ड कर रहे हैं। बट अभी देखो, मैंने थोड़ी देर पहले क्या नोट लिखा था कि चाहे कैसा भी रिफ्लेक्शन का केस हो, लॉज जो है हमेशा होल्ड करते हैं। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट में तो समझाने का कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे देन यू कैन इजीली सी, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे देन वी कैन इजीली फाइंड आउट कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है ये क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, क्योंकि ये कर्व सरफेस है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो हर एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा। जैसे ये फ्लैट सरफेस था तो हर पॉइंट पे जो नॉर्मल था वो ऊपर की तरफ है ना, एक ही डायरेक्शन में था। बट यहाँ पे इरेगुलर सरफेस के लिए ये एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा। जैसे कि जो ये पॉइंट है, ये वाला। अब देखो, पहले कर्व सरफेस के लिए नॉर्मल बनाने का तरीका बता देता हूँ। तो नॉर्मल बनाने का तरीका ये होता है कर्व सरफेस के लिए कि जैसे मान लो कोई भी कर्व सरफेस है, आप क्या करो, जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना है पहले उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो कुछ इस तरीके से। अब टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो उस कर्व को खाली उसी पॉइंट पे टच करेगी। ये ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। और आप क्या करो, अब आप इस टेंजेंट का नॉर्मल ड्रॉ करो। तो जो इस टेंजेंट का नॉर्मल होगा वही उस कर्व का भी नॉर्मल होगा। तो ऐसे ही देखो, अब जैसे मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, जो ये हमारे पास तीन पॉइंट है, अब एक एक करके इनके लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और फिर यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसे जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा टेंजेंट। तो इसका नॉर्मल भी कुछ इस तरीके से जाएगा। और ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट का टेंजेंट जाएगा कुछ ऐसे, और इसका नॉर्मल भी कुछ ऐसे जाएगा। तो एक्चुअल में है क्या, अगर आप इन नॉर्मल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल ही है। बट इसमें आपको उतना एविडेंट क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि नॉर्मल ही अलग अलग थे। नॉर्मल के डायरेक्शन ज्यादा, नॉर्मल की डायरेक्शन ही क्या थी, अलग अलग थी। बट एक्चुअल में नॉर्मल के अकॉर्डिंग जो भी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो एंगल हर केस में क्या है, इक्वल है। एंगल आई और एंगल आर हर केस में इक्वल है और तीनों एक ही प्लेन में। ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन के जो लॉज है वो हर केस में फॉलो होते हैं। इवन ये जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन वाला केस है ना, ये यही यूज होता है मिरर के केस में। जब अभी हम मिरर वगैरह पढ़ेंगे ना तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। मिरर में क्या करते हैं, मिरर में एक सरफेस को काफी फॉलो, अभी देखेंगे मिरर कैसे बनता है और कैसी चीज होती है। बट उसमें जो होता है ना, अब इस पॉइंट को ध्यान रखना, उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है जो आपके मिरर्स होते हैं। ठीक है। अगर उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन ना हो तो आपको अपना फेस ही दिखाई नहीं देगा।
ठीक है, आपको जो आप उसमें मिरर में या जो भी ऑब्जेक्ट्स आप देखते हो ना, आपको वो नहीं दिखाई देंगे। आपको एक, ठीक है, अब जरा थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं मिरर्स को। उसमें भी इस वीडियो में हम खाली प्लेन मिरर को देखेंगे, बाकी जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स या कर्व मिरर है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो मिरर्स में भी जो हमें जनरली बेसिकली कवर करना है, दैट इज प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर या मिरर कैसे बनता है? तो ये ग्लास या किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनता है, और उसमें जैसे कोई ग्लास है तो उसमें दो सरफेस होंगी। ठीक है, कोई ये जैसे मान लीजिए ये एक हमारे पास ग्लास है, ये कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास ग्लास है। तो देखो इसमें दो सरफेसेस है, एक तो ये आगे वाली सरफेस हो गई, और एक तो ये आगे वाली सरफेस हो गई, और एक ये पीछे वाली सरफेस हो गई। दो सरफेस है। सो ये जो है ना, ये ग्लास है ना। तो ग्लास है जिसमें ये दो सरफेसेस है, एक आगे वाली और एक ये पीछे वाली। तो जब इसको अगर हमें मिरर बनाना होता है, वैसे तो ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको आर पार दिखेगा ना, आपको कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, आपको ये आर पार दिखेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है कि हम इसमें से एक सरफेस की तो मेटल कोटिंग कर दें, और एक सरफेस को हाईली पॉलिश कर दें। मतलब पॉलिश तो क्या होता है, बेसिकली स्मूथ कर देता है, जितना हो सके उतना स्मूथ कर देते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है मेटल कोटिंग। तो एक को तो बना देंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तो हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक साइड, जिस पर कोटिंग नहीं करी है वो तो कहलाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और एक साइड पर कर देंगे मेटल कोटिंग, कुछ इस तरीके से। यहाँ यहाँ मैंने ये एक कोटिंग कर दी है इसके ऊपर। ठीक है, ये मेटल कोटिंग जनरली सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देते हैं। ये क्या हो गई, मेटल कोटिंग हो गई। और कोटिंग के बाद ऊपर से पेंट भी कर देता है कि वो जो कोटिंग है वो होल्ड करे। अब जैसे कभी आपने जैसे आपका ड्रेसिंग टेबल हो गया या कोई भी ड्रेसिंग मिरर हो गया, कोई भी घर में कोई मिरर जब पीछे से देखा होगा, या तो लगते हुए देखा हो, या टूट जाता है तो पीछे साइड देखोगे, तो आपको एक कलर कोटिंग सी दिखेगी ना, कलर टाइप ऑफ। उसके अंदर एक मेटल कोटिंग होती है, उसके ऊपर बाहर से क्या कर देते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये उस मेटल कोटिंग की हम बात करें। और इसी को जब मुझे डायग्राम में दिखाना है तो एक्चुअल में तो कोई ना कोई थिकनेस होगी ग्लास की। बट मैं क्या करता हूँ, अगर बहुत थिन ग्लास है तो मैं इसको खाली ऐसे, ये मिरर को हो गया, और इस कोटिंग को ऐसे दिखा देता है। ठीक है, ये मैंने जो ये डैश लाइन बनाई है स्लांट छोटी छोटी, ये दिखा रहा है मेटल कोटिंग को। तो ये वाला सरफेस तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, जो ये वाला सरफेस है ये हो गया रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक है, और ये साइड हो गई कोटिंग। ठीक है, ये साइड हो गई कोटिंग वाली साइड। ठीक है, तो मिरर इस तरीके से हम बनाते हैं। अब होता क्या है, जब किसी भी मिरर पर लाइट पड़ती है तो होता क्या है, जरा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अगेन मान लीजिए कि मेरे पास ये एक मिरर है, थोड़ा सा मोटा बनाता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको ये पॉइंट। सो थोड़ा सा एग्जैगरेट करके बनाया, थोड़ा सा अच्छा खासा थिकनेस का मैंने ये मिरर बनाया। ओके, ठीक है, तो ये मेरे पास एक मिरर हो गया, और ये नीचे वाली सर साइड पे क्या कोटिंग कर रखी है, ये ये जो है ना, ये कोटिंग वाली चीज है। ये यहाँ मैंने, ये मैंने कोटिंग कर रखी है ये। ठीक है, ये हो गई इसकी कोटिंग, जो मेटल कोटिंग है। और ऊपर वाला सरफेस हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये मेटल कोटिंग हो गई, और ऊपर वाला सरफेस हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी ये लाइट इस पे इंसिडेंट हुई है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो है कि ऊपर मीडियम में चेंज हुआ है भाई। ऊपर क्या था, ये ऊपर, तो यहाँ पे तो क्या है, एयर है बाहर। और ये किसका बना हुआ है, ये ग्लास का बना हुआ है, तो एकदम से ग्लास आ गया। तो ये की इंटरफेस बना ऊपर की तरफ, तो एक तो रिफ्लेक्शन यहीं पे हो जाता है।
लाइट क्या करेगी, लाइट यहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या कि कभी भी जब भी मीडियम में चेंज होता है तो क्या होता है, तीन फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, जिसमें हमें खाली दो ही कंसिडर करना है। तो एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो ये तो मैंने रिफ्लेक्शन बना दिया, इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रही है। कुछ ना कुछ लाइट रे रिफ्रैक्ट भी होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ ये सीधे जाने की बजाय क्या करेगी, रिफ्रैक्ट भी करेगी, तो लाइट रे कुछ ऐसे अंदर की तरफ भी जाएगी, और कुछ यहाँ से भी रिफ्लेक्ट करेगी बाद में, जो अंदर गई वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, और एक फिर वो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो एक्चुअल में जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, एक्चुअल में जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस चीज को खाली ऐसे दिखा देते हैं बना के कि ये एक बहुत पतला सा ये मिरर है, ठीक है, हम लोग इस चीज को कैसे शो करते हैं कि ये पतला सा मिरर हो गया और ये इसकी कोटिंग हो गई, और एक लाइट रे ऐसे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और ऐसे चली गई। हम खाली ये इसको ऐसे दिखाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में लाइट रे आई है, ये ऐसे अंदर जाती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और फिर ऐसे बाहर निकलती है। जो ये पाथ है ना, जो मैंने यहाँ पे दिखाया येलो एरो से जो दिखाया, इस पाथ को हम ऐसे करके दिखा देते हैं कि ये लेंस इतना कम पतला है कि ज्यादा ये रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ ही नहीं, और ये लाइट ऐसी चली गई, ठीक है, ये लाइट ऐसी चली गई। तो देखो जो मेन रोल है ना वो इस कोटिंग का ही है, जो मेन रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस कोटिंग से ही हो रहा है, वरना खुद सोचो, वरना तो अगर कोटिंग का रोल नहीं होता, अगर ऊपर से रिफ्लेक्शन होता, जैसे अगर मान लो अगर ये केस होता ना, ये लेंस ये है आपका मिरर, ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो फिर तो कोटिंग की जरूरत ही क्या थी भाई, फिर कोटिंग की जरूरत ही क्या थी, फिर तो आपका जो नॉर्मल ग्लास होता वो भी मिरर की तरह काम करता, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ नीचे कोटिंग, जो ये मेटल कोटिंग होती है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। बट अगर ये लेंस बहुत थिन हो, या सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, खाली इसको इसकी थिकनेस को ही निग्लेक्ट कर देते हैं, तो खाली ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि ये हमारा मिरर हो गया और ऐसे करके लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि कैसे प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। अब दूसरी चीज, इसका रे डायग्राम मतलब या इमेज किस तरीके से बनती है, तो हमें अपने ऑब्जर्वेशन से पता है, अगर मुझे इसका नेचर ऑफ इमेज बताना हो, तो पहली चीज, इसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। और अगर मुझे वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज होगी। दूसरा, अगर मुझे इसकी पोजीशन बतानी हो, पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये बनती है बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के अंदर, बिहाइंड द मिरर। और मिरर के अंदर भी उतने डिस्टेंस में बनेगी जितने डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रखा है, सेम डिस्टेंस में लिख देता हूँ, मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है आपको उतनी दूर लगेगा कि इमेज बनी। लगेगा वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वर्चुअल इमेज है, मतलब एक्चुअल में कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है, बस हमें अपीयर होता है कि वहां पे इमेज फॉर्म हुई, ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज बनना, सीधा ऑब्जेक्ट है तो सीधी इमेज बनेगी। इन्वर्टेड दो तरह की इमेज होती है, इरेक्ट और एक होती है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड में बनेगी उल्टी, है ना, अपसाइड डाउन, मतलब उल्टी इमेज बनेगी। और जो वर्चुअल इमेज होती है तो वो जनरली इरेक्ट ही होती है, और जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। अब रियल क्या होती है, तो वो इमेज जो कि एक्चुअल में लाइट के इंटरसेक्शन से फॉर्म हो रही है, लाइट रेज एक्चुअल में कन्वर्ज कर रही है तब बन रही है, तो उस तरह की इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, सॉरी रियल इमेज, ठीक है। तो अगर मुझे हल्का सा डिफरेंस बताना हो रियल और वर्चुअल में, वैसे तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर स्टिल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपने सेवेंथ एट्थ क्लास में भी पढ़ा होगा, रियल और वर्चुअल का डिफरेंस। तो एक बार वो देख लेते हैं। सो एक साइड में थोड़ा सा पॉइंट लिख देता हूँ रियल का, और एक साइड लिख देता हूँ वर्चुअल का। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। सो रियल इमेज जो बनती है वो एक्चुअल में लाइट कन्वर्ज करती है, एक्चुअल लाइट कन्वर्जेस,
और ये बनती है लाइट अपीयर टू डाइवर्ज, मतलब हमें लगता है कि लाइट वहां से डाइवर्ज कर रही है। अब याद करो, मैंने प्रीवियस वीडियो में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बीम बताया था, तो वही चीज है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक जगह पे आके लाइट का मिल जाना, और डाइवर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट से स्प्रेड आउट होना। तो यहाँ पे एक्चुअल में लाइट कन्वर्ज करती है, और यहाँ पे क्या होता है, हमें लगता है कि लाइट डाइवर्ज करती है। अब क्योंकि ये एक्चुअल में है, सो हम इसको बोल देते हैं दैट इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको स्क्रीन को ऑब्टेन कर सकते हैं, और इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। भाई जब वहां पे कुछ है ही नहीं, तो ऑब्टेन कैसे होगी? ऑब्टेन होने के लिए, स्क्रीन पे विजिबल होने के लिए वहां पे कुछ होना भी तो चाहिए। जब एक्चुअल में कोई इमेज है ही नहीं वहां पे, हमें खाली लग रहा है कि वहां पे इमेज है, तभी तो इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और ये जो वर्चुअल इमेज होती है, ये जनरली कैसी होती है? इरेक्ट होती है, सीधी होती है मतलब। और रियल इमेज क्या होती है? ये जनरली क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। अब एक और चीज, जरा इसका रे डायग्राम में देख लेते हैं कि एक प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी उसका रे डायग्राम कुछ किस तरीके से होगा। वैसे ये भी आपका सिलेबस में तो नहीं है, बट रे मतलब प्लेन मिरर आपका सिलेबस का एक्चुअल में पार्ट नहीं है, बट फिर भी प्लेन मिरर से शुरू इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आपने प्लेन मिरर ही देखा है, तो आपके घरों में लगा हुआ है। ठीक है, आप रोज, लगभग रोज ही उसमें अपनी इमेज को देखते हैं, तो सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं ताकि आप फैमिलियर हो जाओ। बाकी उसके बाद हम कर्व्ड मिरर, जिसमें आपके कॉन्केव कॉन्वेक्स है, उसको देखेंगे। तो ये मैं एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर दिया मैंने। एक सेकंड, लेट मी एडजस्ट द थिकनेस। या नाउ इट्स, सो ये मैंने प्लेन मिरर एक ड्रॉ कर दिया, और इसको मिरर का बोल देते हैं फील। सो ये ठीक है, और ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया, और ये सो ये एक मैंने लाइन ड्रॉ करी है, और इस लाइन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ओके, अब जरा इसका हमें डायग्राम देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। तो एक्चुअल में क्या होगा, अब ये कोई नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा, या लुमिनस भी हो सकता है। तो होता क्या है, इस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से लाइट रेज निकल रही होगी। अगर लुमिनस होगा तो खुद की लाइट रेज होंगी, और अगर नॉन लुमिनस होगा तो कोई ना कोई लाइट सोर्स होगा, वहां से रेज निकल रही होंगी। भाई ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो लाइट रेज, या स्कैटर कर रहा होगा, तो इससे लाइट रेज एमिट हो रही होंगी हर एक पॉइंट से। बट हम क्या करते हैं, खाली इसके हेड की इमेज बनाते हैं पहले, कि जो ये ऊपर वाला जो एरो का हेड है, इसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, मतलब ठीक है, इससे जो लाइट रेज निकलेंगी उसका क्या होगा। अब एक्चुअल में तो बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी हर एक तरफ, ये हर हर डायरेक्शन में, ये हर डायरेक्शन में लाइट रेज को एमिट करेगा। बट हम थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए, और ताकि डायग्राम नीट एंड क्लीन बने, खाली कोई भी दो रे ले लेते हैं, उससे हमें इमेज का आइडिया लग जाएगा। तो मैं दो रे लेता हूँ। तो एक रे तो मैं लेता हूँ जो बिल्कुल ये ऐसे पैरेलल है, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी इसके बिल्कुल पैरेलल है, ये। कुछ इस तरीके से, या नाउ इट इज कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो लाइट रे है वो पैरेलल है। अब जब इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो अब अपने लॉस को रिकॉल करो। रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है? दैट एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आई। और यहीं पे देखो, एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ जो वहां पे थोड़ा सा रह गया था। अब जैसे ये प्लेन मिरर है, ऐसे ही तो मैंने बनाया प्लेन मिरर, ऐसे ही ये लाइट रे ऐसे आ रही है, तो इसका नॉर्मल भी क्या ऐसे ही नहीं बनेगा? सोचो, इसका नॉर्मल सोचो, नॉर्मल किधर बनेगा? थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं। सो ये प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल भी तो ऐसे ही बनेगा। ये तो नॉर्मल हुआ, और जो लाइट रे आ रही है वो भी इसी के अलॉन्ग आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? जीरो हो गया।
भाई नॉर्मल के अलोंग ही तो लाइट रे आ रही है, नॉर्मल भी यही है और लाइट रे भी इसी के अलोंग आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये इसी के अलोंग है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल आर भी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, बोथ आर इक्वल। इसका मतलब ये है जो रे इसके पैरेलल आ रही है लाइन के, वो इसी पाथ के अलोंग वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से वापस चली जाएगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। दूसरा, अब दूसरी मैं एक रे बना देता हूँ जो कि ऐसे इस पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, अब जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो किस तरीके से होगा, ये सेम एंगल के साथ वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, होगा ऐसा, थोड़ा सा इक्वल नहीं होगा ना शायद, एक सेकंड, एक सेकंड, इक्वल करके बना देते हैं, बिल्कुल है ना, ये कुछ इस तरीके से। अब लगभग इक्वल। हाँ, तो ये, अब देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पे एंगल चेक करो, तो देखो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, भैया ऐसे आ रही थी, ये लाइट रे ऐसे आ रही थी और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल। अब आप ध्यान से देखो, मिरर से जो रेज आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद, एक तो ये बन गई और एक ये बन गई, क्या ये दोनों रे कहीं पे मीट होंगी, ये दोनों रे कैसे डाइवर्जिंग है, ये इस तरफ ऐसे स्प्रेड आउट हो जाएगी इस तरफ, तो कहीं भी क्या है रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगी आपस में, नहीं मिलेंगी। तो एक्चुअल में लाइट का कन्वर्जेंस तो होना ही नहीं है आफ्टर द रिफ्लेक्शन। बट अगर मैं इन दोनों रेस को पीछे की तरफ बैक ट्रेस करूं, अगर मैं इसको पीछे की तरफ ट्रेस करूं और अगर मैं इसको पीछे की तरफ ट्रेस करूं, तो दोनों रेस देखो यहाँ पे कहीं मिल रही है, दोनों रेस यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब है इस पॉइंट का जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे कहीं बनेगी। और एक्चुअल में क्योंकि रेज नहीं है तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब देखो जैसे मैंने ये एक पॉइंट के लिए बना के दिखाया टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए, वैसे ही आप हर एक पॉइंट के लिए ड्रॉ करोगे, देन फाइनली यू विल फाइंड आउट कि जो इसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। जब आप बाकी पॉइंट के लिए भी ड्रॉ करोगे ना, तो जैसे मान लो बाकी से पॉइंट के लिए मेरा मतलब क्या है, जैसे मान लो ये पॉइंट है नीचे थोड़ा कहीं, इसकी इमेज यहाँ पे कहीं नीचे बन जाएगी, और नीचे जाओगे तो और नीचे बन जाएगी, तो ऐसे हर एक पॉइंट के लिए जब आप ड्रॉ करोगे, और जो इस एक्सिस पे है जो उसकी एक्सिस पे बनेगी, जब आप हर एक पॉइंट के लिए ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की इमेज देखने को मिलेगी। और देखो क्योंकि ये एक्चुअल रेस से नहीं बन रही है तो इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और देखो क्योंकि ये मिरर के पीछे है, तो मैंने वहां पीछे लिखा था ना बिहाइंड द मिरर, देखो वो भी प्रॉपर्टी होगी। तीसरा देखो सीधी है, ये ऑब्जेक्ट भी सीधा रखा है तो इमेज भी सीधी बन रही है, तो ऐसी इमेज को बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, और सेम डिस्टेंस में भी बनती है, जो मतलब जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी होगा, और साइज भी सेम होगा, मतलब जितनी हाइट ये होगी उतनी हाइट ये भी होगी, जितना हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतनी हाइट की इमेज बनेगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और ये रे डायग्राम है जो कि क्या बताता है, प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है उसको दिखाता है। ठीक है, अब अब वैसे तो एक दो चीजें हम और भी डिस्कस कर सकते हैं, बट वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे आपके माइंड में ये डाउट आना चाहिए कि हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्यों ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने भी कहा, या तो ये रेज अगर डाइवर्ज करती, सॉरी कन्वर्ज करती, तो जहां पे आपस में मिलती मैं वहां पे इमेज मिल देता, यहाँ पे तो ये रेज डाइवर्ज कर रही है, तो मैंने इनको बैक ट्रेस करा और फिर देखा ये कहाँ पे मीट हो रही है। बट क्वेश्चन क्या है कि हमें वो पॉइंट ढूंढना ही क्यों है, या उसी पॉइंट को इमेज क्यों कह रहे हैं जहां पे ये मीट आउट हो रही है। तो एक्चुअल में देखो होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट से चारों तरफ रेज निकल रही है, हर एक रे के पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या, उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है, जो कि इस पूरे जो रेज है उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छी इमेज या सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे गैदर होगी, जहाँ पे सारी रेज आपस में मिल रही है। और जैसे जहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो गई, अब फिर वो वहां से आपकी आइज के अंदर जब वो लाइट रे जाएंगी, तो आपकी आपकी जो आइज होती हैं वो भी क्या करती हैं, सीधा लाइट को पैरेलली मतलब स्ट्रेट लाइन में ही का मोशन को कंसिडर करती हैं, और जिस डायरेक्शन से लाइट रे आ रही होगी आपको उसकी इमेज वहीं पे दिखेगी। बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो जैसे मान लो ये आपकी आंखें हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मान लीजिए, बट कुछ फॉर एनी रीजन जो यहाँ से जो लाइट रे है वो आ यहाँ से रही है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है बट जो लाइट रेज है वो यहाँ से निकल के आ रही है, कुछ हुआ लाइट मतलब यहाँ से चली तो सही बट ऐसे बेंड हो गई, तो ऐसे निकल के आ रही है, तो आपकी आंखों को ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखेगा जहाँ पे है, इसके ठीक सामने ही दिखेगा यहाँ पे।
जहां से लाइट रेज आ रही है। ठीक है, आपकी आंखें जो क्या करती है, खाली सीधा ही ऑब्जेक्ट को देखती है। तो जहां से लाइट रेज आ रही है उसके सीधा डायरेक्शन में उसकी इमेज बना देती है, या मतलब इमेज से मतलब है आपको वहां वो ऑब्जेक्ट अपीयर होगा कि वो एक्चुअली में वहां पे रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो सेम यहाँ पे, तो जब कोई बंदा यहाँ जैसे कोई बैठ के देख रहा है, यहाँ ऑब्जर्वर है, तो अब उसके लिए ये जो लाइट रे है वो ऐसे पड़ रही है इसकी आंखों में, तो ये क्या करेगा, ये ठीक इसके सामने इसकी इमेज को बना देगा। अब यहाँ से, अब ऐसे तो देखो सामने तो ऐसे और भी लाइट है जिसकी आंखों में पड़ेगी, तो खाली यही नहीं, तो फिर मतलब ये पॉइंट पे यहीं पे क्यों बनी इमेज, तो देखो ये तो एक लाइट रे है, ऐसे और भी तो बहुत सारी लाइट रेज होंगी, तो वो सारी की सारी बट यहाँ से अपीयर होगी इमेज। तो मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है ना, जहाँ पे देखो हर एक लाइट रे के पास इन्फॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट की, तो एक दो लाइट रे से भी इंफॉर्मेशन आएगी, बट सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, जब जहाँ पे ये आपस में मीटअप होगी। ठीक है, वो जहाँ पे ये आपस में मीटअप हो रही है वहां पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ऐसे लगेगा कि वो उसकी इमेज जो हो रही है, वो जो ऑब्जेक्ट है वहीं पर रखा हुआ है, इसी को बोलते हैं इमेज, कि वहां पे उसकी क्या बन गई है, इमेज बन गई है। आई होप सो ये भी क्लियर हुआ होगा कि इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, और हमने प्लेन मिरर को डिस्कस कर लिया और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। Rest, if you have any doubt, then leave it in the comment section. So thank you and stay tuned.